जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। एक सुपर डुपर हिट सस्पेंस फिल्म के क्लाइमेक्स से भी ज्यादा दिलचस्प है हमारे मुल्क के वजीर आजम की जिंदगी। चलती कहानी में कब कौन सा कैरेक्टर एंट्री ले ले कुछ नहीं कहा जा सकता है। खैर, झुटल्ले इलाही के दोस्त अब्बास को भारत की आवाम के सामने पेश किया जाए। देखें तो जरा, कोई दोस्त है भी या ये भी एमए की डिग्री की तरफ फर्जी है। वैसे दोस्तों, मैं कल से सोच रही हूं कि नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के 100वें बर्थडे पर अब्बास वाला चैप्टर यानी अब्बास वाला कैरेक्टर घुसाने की तैयारी कितने दिन पहले से करी गई होगी। मानना पड़ेगा स्क्रिप्ट राइटर को। जरा सोचिए, पुलिस पर पथराव, गाड़ियों, ट्रेन और पुलिस चौकी में आगजनी, अग्निवीरों का पिछले 4 दिन से जारी ये प्रोटेस्ट, और इन सब के बीच मोदी जी के दोस्त अब्बास की एंट्री। वैसे आपको यहां पर बता दूं कि अग्निवीरों के चल रहे प्रोटेस्ट में अब तो आज तक वाले भी पीटे गए हैं। याद कीजिए उस एंकर को जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर चढ़कर रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन अब उसके मुंह से बुलडोजर वर्ड तक नहीं निकल रहा है। खैर, वापस अब्बास पर लौटते हैं, क्योंकि अब्बास और अग्निवीरों पर चल रहे तमाशे के पीछे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का संजीदा खेल चल रहा है। बताऊंगी आगे। फिलहाल अब्बास नाम के नए कैरेक्टर को समझ लेते हैं। अब नरेंद्र मोदी की डिग्री तो मिली है नहीं, हो सकता है अब्बास ही मिल जाए। वैसे ज्यादातर लोगों को लगता है कि नूपुर शर्मा वाली फजीहत से बचने के लिए अब्बास नाम के कैरेक्टर की एंट्री करी गई है। अरे साहब के मुस्लिम दोस्त मुल्को, अब तो खुश हो जाओ। अब्बास का कैरेक्टर आप लोगों की नाराजगी दूर करने के चक्कर में ही डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान में उतारा गया है। देखा आपने, कुछ मुल्कों की एक ही डोज ने नरेंद्र मोदी के इमेजिनेशन में अब्बास को बिठा दिया। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबेन मोदी के 100वें बर्थडे पर एक ब्लॉग शेयर किया है। नरेंद्र मोदी वेबसाइट पर पब्लिश्ड इस ब्लॉग में मोदी ने अपनी मां से जुड़ी यादें शेयर करी हैं। अपनी मां हीराबेन से जुड़ी यादों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब्बास नाम के एक शख्स का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां हीराबेन की आदतों का जिक्र करते हुए लिखा है कि मां हमेशा दूसरों को खुश देखकर खुश रहा करती हैं। घर में जगह भले ही कम हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक गांव था जिसमें मेरे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था जिसका नाम था अब्बास। वो आगे लिखते हैं कि उनके पिता के दोस्त की बेवक्त मौत हो जाने के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर पर ही ले आए थे। एक तरह से अब्बास हमारे घर में ही रहकर लिखा पढ़ा। हम सभी बच्चों की तरह मां अब्बास का भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर मां अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थी। त्योहारों के वक्त आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ ही आकर खाना खाते थे। उन्हें भी मेरी मां के हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ब्लॉग पब्लिश होने के बाद से सोशल मीडिया पर अब्बास टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। पर शायद नरेंद्र मोदी अपनी मां को उनके 100वें बर्थडे पर यह बताना तो भूल ही गए कि जब 2002 में दंगे हुए थे तो उनके मुख्यमंत्री निवास पर गुलबर्गा सोसाइटी में रहने वाले अब्बास का फोन भी आया था। वैसे दोस्तों, अगर मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी की अब्बास वाली कहानी सच है, तो इस पर सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, क्योंकि ऐसा ही था हमारा भारत, जहां नरेंद्र के दिल और घर में अब्बास के लिए जगह हुआ करती थी, जहां ईद और होली लड़ने के नहीं मिलने के त्योहार हुआ करते थे, जहां मां की रसोई सबका ख्याल रखती थी। शिकायत है तो अब
न्यू इंडिया बनाने वाले से है। वो पंडित नेहरू का भारत था जब नरेंद्र मोदी का दोस्त अब्बास हुआ करता था, और आज मोदी का भारत है जब अब्बास, अब्दुल, अशरफ, आफरीन के घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। खैर दोस्तों, अगर अब्बास की एंट्री से अलग दूसरी तरफ देखें तो भारत में अग्निपथ और अग्निवीर के आड़ में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खेल चल रहा है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुने दोस्तों। आपको बता दूं कि दुनिया भर में जब भी जंग होती है तो कई मुल्क किराए की फौज का सहारा भी लेते हैं। जैसे साल 2020 में पब्लिश CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक कोल्ड वॉर के बाद देश की सरकार और गैर सरकारी इंस्टीट्यूशंस में प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी PSC और प्राइवेट मिलिट्री कंपनी PMC की मांग में तेजी बढ़ी है। ये मिलिशिया यानी पार्ट टाइम फौजी या सिक्योरिटी पर्सनल आमतौर पर फ्रीलांस फौजी होते हैं। ये सस्ते होते हैं और अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी छोटी तादाद को किसी खास मिशन पर भेजा जा सकता है। इसके साथ ही इस तरह की ग्रुप की जवाबदेही भी कम होती है। अग्निवीर भी इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर बनाई गई स्कीम है और एक तरह से यह सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। अभी जो यूक्रेन में जंग चल रही है वहां भी पुतिन की तरफ से रूस की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर ग्रुप के सैनिक यूक्रेन की कैपिटल में तैनात करे गए हैं। तो आपको बता दो कि जंग में प्राइवेट आर्मी की मदद लेने की शुरुआत इराक जंग से शुरू हुई थी। इराक के खिलाफ अमेरिका ने किराए की सेना का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी सरकार ने इसमें प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ब्लैक वाटर का सहारा लिया था और बाद में उन्हें वहां तैनात भी किया गया था। ब्लैक वाटर के फौजियों के पास पॉल स्लॉग, इवन लिबर्टी, डस्टिन हर्ट और निकोलस स्लॉटर मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर जैसे हथियार और स्नाइपर से लैस एक बख्तरबंद काफिला था। मतलब वो सारी फैसिलिटीज और आर्टिलरी थी जिनका किसी मुल्क की मिलिट्री इस्तेमाल करती है। इस काफिले ने इराक की कैपिटल बगदाद में निसौर चौर पर निहत्थे और बेकसूर लोगों पर गोलियां बरसाई थीं। इस वारदात में 2 बच्चों समेत 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस इंसिडेंट पर बहुत शोर मचा था और इस मामले की जांच भी करी गई थी। जांच में यूएस फेडरल कोर्ट ने 2014 में ब्लैक वाटर कंपनी के 4 गार्ड्स को गुनहगार पाया था और उन्हें सजा सुनाई गई थी। लेकिन दिसंबर 2020 में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इन 4 गुनहगारों को माफी दे दी थी। अमेरिकी कोर्ट ने ब्लैक वाटर कंपनी पर बैन लगा दिया था और इस बैन के बाद कंपनी ने अपना नाम बदलकर एक्साइज सर्विस रख लिया है। आज भी ये कंपनी प्राइवेट मिलिट्री की अपनी सर्विसेज दे रही है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आगे जाकर अग्निवीर सैनिक क्या करेंगे और अग्निपथ स्कीम किस चिड़िया का नाम है। दरअसल ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। वैसे दोस्तों, क्या रेगिस्तान में कभी गुलाब खिल सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि गुलाब के खिलने के लिए जिस एटमॉस्फेयर मतलब जिस हवा, पानी, टेम्परेचर की जरूरत होती है वो रेगिस्तान में नहीं पाया जाता है। कितना भी काबिल किसान क्यों ना हो, कितना भी ग्रेट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट क्यों ना हो, रेगिस्तान में वो फूल कभी नहीं खिला सकता है। रेगिस्तान में सिर्फ कैक्टस ही खिल सकता है, कांटों वाला छोटा सा पौधा जो देखने में तो हरा भरा लगता है लेकिन अगर छू जाए तो काट देगा, लहूलुहान कर देगा। भारत में खास तौर से हिंदी पट्टी के कल्चरल और उसकी साइकोलॉजिकल सोच की जमीन भी अब एक रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी है। वहां का पूरा एटमॉस्फेयर यानी टेम्परेचर, हवा, पानी सब बदल चुका है। अब भारत में कोई कितना भी ग्रेट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट क्यों ना पैदा हो जाए, वो वहां गुलाब नहीं खिला सकता है। चाहे जितने भी अब्बास नाम के फर्जी कैरेक्टर्स को नरेंद्र मोदी की जिंदगी में उतार दिया जाए, भारत में अब नाटसीवाद का, नफरत का कैक्टस ही खिलेगा कई सालों तक। यह सोसाइटी हिटलर की राह पर काफी आगे जा चुकी है। वापसी का रास्ता फिलहाल कई सालों तक या हो सकता है कि कई दशकों के गुजरने के बाद भी ना दिखाई पड़े। इस नाटसीवाद को भारत में अपने सामने पिछले 8 सालों से फैलते हुए देख रही हूं। हर गली मोहल्ले में, कॉलोनी में, पार्क में, सिनेमा हॉल में दर्जनों हिटलर घूम रहे हैं। भारत का मौजूदा और आने वाला वक्त
दोनों इन करोड़ों हिटलरों की गिरफ्त में है। इस रेगिस्तान में फिलहाल अब दशकों तक गुलाब नहीं खिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @ArshieAzizKhan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।